तो इस वीडियो का हम दूसरा भाग भी बनाने जा रहे हैं। मीन्स इससे संबंधित भी बहुत सारी बात अभी और है, आगे है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, इतना सारा केंद्र और त्रिकोण से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब हम दूसरा भी और भी आगे, इसके आगे बताना चाहेंगे। वो सीरीज में जब आप ये समझ लेंगे तो इससे आगे भी समझना आसान होगा। तो चलिए, हम बात कर रहे थे क्या कि ये जो कुंडली बनाया हुआ है, इस कुंडली में हम लोग केंद्र और त्रिकोण की बात कर रखे हैं, है ना। तो केंद्र में अब आगे हम बात करेंगे केंद्र 1, 4, 7 और 10, है ना। उसी तरह से त्रिकोण हम डिस्कस कर रखे हैं। त्रिकोण क्या क्या होता है, तो 1, 5 और 9। इस तरह से आप देखते देखते ना बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। तो इन सभी त्रिकोण की बात कर रहे थे। तो अब मान लिया जाए हम जो कुंडली बना रहे हैं, ये कुंडली है और इस कुंडली में लग्न है ये, है ना। और लग्न में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब बताइए, अब हम बात कर रहे थे क्या, त्रिकोण का, है ना, और केंद्र का। तो अब हम डिस्कस क्या कर रखे हैं कि एक से पहला भाव के स्वामी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है दूसरा भाव फल देने में, है ना। दूसरा भाव से ज़्यादा इफेक्टिव होता है नेक्स्ट, उसके बाद तीसरा केंद्र, और तीसरा केंद्र से ज़्यादा इफेक्टिव होता है चौथा केंद्र। उसी तरह से त्रिकोण में भी पहले भाव का स्वामी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये फिफ्थ, मीन्स पांचवा भाव का जो स्वामी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा त्रिकोण के विषय में 9th। और केंद्र में अगर केंद्रीय से स्वामी शुभ है तो अशुभ फल देगा, और केंद्रीय से अगर अशुभ है तो शुभ फल देगा। ये सब हम डिस्कस कर रखे हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देखिएगा। उसी तरह से अब हम बात करते हैं क्या कि द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी को अपना कोई विशेष गुण नहीं होता है ना। तो हम डिस्कस भी कर रखे थे कि दूसरा, आगे चलते हैं कि दूसरा भाव और द्वादश भाव, ये भाव की बात करते हैं कि दूसरा भाव और द्वादश भाव का स्वामी, इसका जो भी स्वामी होगा, है ना, इसका क्या होगा कि इसका कोई विचार मतलब निम्न प्रकार से करना चाहिए। हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो इसका कोई विशेष गुण या दोष नहीं होता है। इसका कुछ हो, ऐसे देख सकते हैं कि मतलब कहाँ बैठा है, नंबर 1 कि इसका स्वामी, दूसरा और 10वां का कहाँ नंबर 1 में कहाँ बैठा है ना, बैठना हो एक, मतलब इसका स्वामी कहाँ बैठा है। और दूसरा क्या कि किस भाव के साथ बैठा है ना, किस भाव में बैठा है, कहाँ बैठा है मतलब किस भाव में बैठा है ना। और किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, ग्रह के साथ बैठा है ना। उसी तरह से अब जिस भाव में द्वितीय मतलब इस भाव का स्वामी हो और द्वादशेश स्वामी बैठा हो, उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है वो भी विचार करना होता है। मतलब क्या कि दूसरे घर का स्वामी, मतलब दूसरा भाव है ना ये, इस घर का स्वामी कहाँ बैठा है, और द्वादश भाव का स्वामी मतलब इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। तो जहाँ बैठा है ना, उसका भी विचार करना चाहिए। और वो बैठा है जिस भाव में किस ग्रह के साथ बैठा है ना, किस ग्रह के साथ बैठा है उसका भी विचार करना चाहिए, है ना। तो ये इसी तरह से इसका विचार होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसी तरह से ये 2-8 जो हो गया ना, ये 2-12, तो 2-12 का विचार यहाँ किया हम। उसी तरह से 8वां भाव है ना, 8th भाव क्या है, तो 8वां भाव का स्वामी हमेशा क्या करता है, अनिष्ट कारक होता है। क्या होता है, अनिष्ट कारक। अनिष्ट कारक मतलब अनिष्ट कारक, ये सब देखिए, ये अनिष्ट कारक है ना, ये सब है ज्योतिष का भाषा। तो इसमें समझिए कि इसका मतलब होता है खराब, है ना, कि खराब फल देने के लिए ये मतलब माना जाता है। तो 8th भाव क्या है, अनिष्ट कारक हमेशा होता है।
ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा अगर मतलब क्या है ना कि लेकिन सूर्य और चंद्रमा अष्टम का स्वामी होने पर अनिष्टकारक नहीं होता है। मतलब क्या है ना कि 8th भाव ये है ना, ये 8वां भाव है। लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य और चंद्रमा इस भाव का स्वामी हो, अगर स्वामी हो, है ना, स्वामी हो, तो क्या है, ये अनिष्टकारक नहीं होता है। तो ये अनिष्टकारक नहीं होगा। समझ रहे बात, ये है इम्पोर्टेंट बात। ये सब मतलब जो बारीकी से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर अष्टमेश यदि लग्नेश हो, मान लीजिए कि ये जो अष्टमेश है ना, इस भाव का स्वामी जो भी है वो क्या है, लग्नेश भी है। मतलब इस भाव का, ये तो हो सकता है मंगल वाले कंडीशन में कि एक दूसरे से 8वां भाव में होता है। मतलब सॉरी दिस, ये आगे इस पर भी डिस्कस करते हैं, रुकिए। सो हम ये बात कर रहे हैं कि अष्टमेश यदि लग्नेश हो, है ना, तो अष्टमेश का दोष नहीं होता है। क्योंकि अब अनिष्टकारक होगा तो ये अनिष्टकारक नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा, तो ये अष्टमेश का, है ना, अष्टमेश भी वही हो और लग्नेश भी हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अष्टमेश यदि लग्नेश हो तो, और अष्टमेश का होने का दोष नहीं होता है, तो लग्नेश होगा तो, अष्टमेश लग्नेश होगा तो, राइट। सो बेसिकली उस कंडीशन में होगा, दोष नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम एक चीज़ और भी देखें, एक जातक चंद्रिका नाम का एक बुक है, उसमें ये बोलता है कि अष्टमेश शुभ ग्रह के साथ हो जाए तो शुभ फल देता है ना। ये जातक चंद्रिका एक बुक है, उसमें बताया है कि अष्टमेश अगर शुभ ग्रह के साथ है, मतलब क्या है कि जैसे अष्टमेश मान लीजिए, अभी इसमें कंडीशन में हम देखते हैं कि अष्टमेश शुभ ग्रह के साथ हो जाए तो शुभ फल देता है। तो अष्टमेश कौन होगा, इसका अष्टमेश बृहस्पति होगा, है ना। तो इसका बृहस्पति अगर है मान लीजिए, और ये क्या करे, तो ये अगर कोई शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, है ना, शुभ ग्रह के साथ, तो क्या करेगा, ये शुभ फल देगा, है ना। फल क्या होगा, तो शुभ होगा, शुभ होगा, ठीक है ना, शुभ होगा। चलिए जी, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत कुछ है ना। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पाप फलदायी की बात करते हैं ना, कि अब ये बचा तीसरा, छठा और 11वां, ये सब भी क्या करता है, मीन्स निगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब पाप फलदायी ही होता है ना, इसको ये पाप फलदायी ही होगा। राइट। सो बेसिकली क्या है, अब इसमें करेगा क्या, तो 3 से, है ना, 3 कब मतलब असर कम होगा, किससे, 6 से, और 6 का असर कौन कम होगा, 11 से। ये मैथ वाला भाषा में बता दीजिए कि 3 कम है फलदार मतलब पाप फल देने में, किससे, 6 से, और 6 कम है किससे, 11वां से। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह से केंद्र के जो स्वामी होते हैं उसके शुभ फल का परिणाम परिश्रम के बाद होता है ना। देखिए जी, इम्पोर्टेंट बात है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। क्या है, तो जो केंद्र है इनके स्वामी, अगर भला है बुरा है जो भी है, तो केंद्र के जो स्वामी है, केंद्र के स्वामी क्या करते हैं, तो इसका जो असर होगा ना, तो ये बोलता है कि बहुत सारे मीन्स ऐसे लोगों का कि ये परिश्रम आप करेंगे तो आपका ये फल भी देगा। परिश्रम के साथ केंद्र के स्वामी का जो स्वभाव होता है वो मतलब मेहनत करवाएगा, राइट। लेकिन बहुत सारा मतलब विद्वान है हमारे, चूँकि ये विद्या आज का नहीं है, ये प्राचीन 500 साल का है। इसमें विभिन्न प्रकार के विद्वानों का विभिन्न प्रकार का मत आया। तो अब कहता है कि बहुत लोग विद्वानों का ऐसा भी विचार है कि पंचमेश, है ना, पंचमेश मतलब इस घर का मालिक जो है वो पंचमेश, नवमेश और लग्नेश को शुभ योगादि होने पर जातक का प्रायः आकस्मिक धन प्राप्त भी होता है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पंचमेश
मतलब पांचवा घर का। अब ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा कलर हम चेंज कर दें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये कि पंचमेश, मान लीजिए पंचमेश इस घर का जो स्वामी है वो पंचमेश कहलाएगा। इसी तरह से नवमेश इस घर का जो स्वामी है वो नवमेश कहलाएगा। और इसी तरह से ये लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाएगा। तो इन सबों का ग्रह का जो स्थिति है अगर शुभ है ना, तो शुभ होने पर इन तीनों ग्रहों की बात कर रहे हैं हम, है ना। इन ग्रहों का पोजीशन अगर मान लीजिए क्या क्या हम बोले, तो पंचमेश फिफ्थ हाउस का स्वामी, ठीक है जी, पंचमेश। दूसरा क्या बोले, नाइन्थ भाव का स्वामी। और कौन, फर्स्ट मतलब ये लग्नेश, इसको लग्नेश बोलते हैं। तो इनका जो स्वामी होगा, है ना, अगर इन तीनों घरों का अगर पंचमेश नवमेश और लग्नेश को शुभ योग आदि होने पर, मतलब इनका मान लीजिए कि ऐसा विचार आता है कि इसमें जो ग्रह की स्थिति है वो आपको शुभ फल देने जा रहा है, तो क्या करेगा ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो लॉटरी में, लॉटरी हालांकि बैन है, ये लॉटरी हम उसकी लॉटरी की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आकस्मिक धन को कह लीजिए, ये लॉटरी को हटा करके ऐसे समझिए कि आकस्मिक धन कहाँ से मिलता है, तो ऐसे ही होता है शेयर मार्केट से, ऐसे भी बोल सकते हैं शेयर मार्केट, है ना। हालांकि ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विचारणीय तथ्य है, समझबूझ के साथ और पढ़ने लिखने के साथ ही समझ में आता है। जैसे आपको केंद्र, अब यहाँ पर हम और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि केंद्र के स्वामी परिश्रम करने के बाद देता है। अब केंद्र के स्वामी परिश्रम करने के बाद देता है, इसका मतलब यही है कि आपको मीन्स परिश्रम करवाएगा, है ना। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि परिश्रम करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए एक्सपीरियंस का पावर अपना खुद होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा है कि कभी भी ऐसा आंख बंद करके कुछ नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद मतलब कर्म तो करना ही होता है। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब क्या है कि सभी को लगभग हम डिस्कस कर ही रखे हैं। अब क्या है ना कि 6, 8, 12 जो इम्पोर्टेंट है ना। चलिए यहाँ पर हम 6, 6, 8 और 12, ये बड़ा मतलब दुखदाई भी होता है। तो इनका स्वामी जिस भाव में बैठा है ना, जिस भाव में बैठा हो उस भाव को ह्रास करता है। क्या करता है, ह्रास मतलब घटाता है। 6, 8 मतलब 6, 8, ये 6 मान लीजिए, ये 8 मान, और 12, है ना। ये क्रॉस में हम दिए हैं तीनों को समझने के लिए, है ना। इन तीन भाव को ऐसे समझिए कि ये क्या है कि जिस इसका या तो स्वामी, है ना, जिस भाव, मतलब ऐसा समझिए कि 6, 8, 12 में भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो, जहाँ भी बैठेगा उस भाव का ह्रास करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये इसका स्वामी शुक्र है, शुक्र में है, और मान लीजिए कि आप एक तरह से कहीं भी मान लीजिए बैठा है किसी भी भाव में, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है या कर्म स्थान में बैठा है या आय स्थान में बैठा है, तो बेसिकली उसका विचार इस तरह से देखना होगा कि छठे भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, है ना। वो स्वामी क्या होता है वो तो डिस्कस कर ही रखे हैं आपसे पहले भी पिछले वीडियो में। तो ये जिस घर में बैठा होगा, है ना, उस घर का जो असर होगा उसको थोड़ा सा निष्क्रिय करेगा उसी, और जिस भाव का स्वामी, ये भी है कंडीशन कि 6, 8, 12 में जिस भाव का स्वामी बैठा है वो भी ह्रास करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर दो बात है कि 6, 8, 12 का स्वामी जिस घर में बैठेगा वो भी उसका फल ह्रास करेगा, और 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8 और 12 का, ये तो बैठा है तो भी ठीक है जी। तो 6, 8, 12 का स्वामी जिस भाव में बैठा है
उसका भी ह्रास करेगा। और जिस भाव का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी है ना, अगर यहाँ जिस भाव का स्वामी मान लीजिए कि ऐसे जैसे इस भाव का स्वामी हम बात करें, इस भाव का स्वामी मीन्स कर्मेश, कर्म भाव का स्वामी अगर इस 3 घर में बैठा हो तो भी क्या करेगा, इस भाव का जो मीन्स इफेक्ट है इसको ह्रास करेगा, है ना। तो डबल, है ना, डबल मीन्स आप विचार इसका आता है